Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to revise all the PYQs from your chapter called photosynthesis in higher plants. और ये मतलब कि देख सकते हो कौन से पेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 38% क्वेश्चन कौन से पेज से आते हैं। मैं बहुत एनालिटिकल ब्रेन की हूँ, तो हमेशा मैं बहुत कम पढ़ाई करती हूँ और ज़्यादा नंबर पे विश्वास रखती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में। देखो इस पेज से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, बस एक ही क्वेश्चन आया है ये वाला कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब ग्रेना थाइलेकोइड स्ट्रोमा लैमेले, ये दोनों ही लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्ट्रोमा जो होता है वो किसके लिए होते हैं? डार्क रिएक्शन के लिए। तो मेरे को एक टीचर ने याद कराया था, याद करने का तरीका बहुत सरल है, दैट इज़ डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब से आपको याद रखना है। बोले तो डॉक्टर, बोले तो डार्क होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। और बाकी अगर ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लैमेला है तो किस में आएगा? लाइट रिएक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका एक नीट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी से उठाया गया था 2015 में, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है? ब्लू और रेड रीजन्स में होती है स्पेक्ट्रम की। वो दोनों ये बात तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ये नोट कर सकते हो। फिर आता है जो PS1 होता है, रिएक्शन सेंटर होता है 700 क्लोरोफिल ए। PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए P700 क्यों कहलाता है? क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट का कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, मैक्सिमम इतनी ही कर सकता है, ठीक है। और PS2 कितने की कर सकता है? 680 नैनोमीटर की कर सकता है। अब आप मेरे को बताओगे जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो एनर्जी कम होती है उसकी। तो कौन ज़्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? डाटा इज़ द PS2। ओके, अब बात करते हैं अपन, ये भी नीट 2023 में आया होगा। फिर आता है नीट 2021 में क्वेश्चन, जो प्रोडक्ट है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के, वो क्या है? ATP है। हमें पता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनता, केवल केवल क्या बनती है? ATP बनती है। क्या बनती है? ATP बनती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। याद आ रहा है ना? याद आना चाहिए गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला कि जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, वो क्या क्या होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ATP बनती है, NADPH बनता है और H+ आता है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? बन के देखो डार्क रिएक्शन में होते हैं। 2018 में, 22 में, 24 में, भाई लाइन लग रखी है। स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन में क्या होता है? उसमें PS2 लैक होता है, एज वेल एज यहाँ पे NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं होता है, ओनली हमें साइक्लिक फॉस्फोरेशन होती है। तो जो स्ट्रोमा लैमेले होता है, याद करो क्या होता है स्ट्रोमा लैमेले? जो कनेक्शन होता है दो स्ट्रोमा के बीच में, ठीक है, मतलब दो थाइलेकोइड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे PS2 नहीं होता, यहाँ पे PS2 नहीं होता, ठीक है। तो PS1 यहाँ पे केवल होता है, यहाँ पे PS2 नहीं होता। PS1 को कहाँ रहने की इजाज़त थी? अप्रेस्ट पार्ट में हमेशा PS2 रहते हैं, और जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे केवल PS1 रहते हैं। यहाँ पे भी कौन रहता है? PS1 रहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन लिखी हुई है यहाँ पे PS1 PS2 होते हैं, फिर ये नहीं बताया कि अप्रेस्ट पार्ट में PS2 होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे PS1 होता है, ठीक है। इतनी बात रखनी है कि स्ट्रोमा लैमेले में केवल और केवल PS1 होते हैं, क्योंकि ये भी तो खुला पार्ट है ना, ये अप्रेस्ट पार्ट थोड़ी ना है। अप्रेस्ट पार्ट में हमेशा PS2 होते हैं, ठीक है। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम भी यहाँ पे नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे केवल PS1 होगा वहाँ पे NADP रिडक्टेज क्यों होगा? क्योंकि PS1 से तो केवल और केवल ATP ही बनती है, तो ओनली साइक्लिक फॉस्फोरेशन होगा और ATP बनेगी, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने पुट फॉरवर्ड करी थी? पीटर मिशेली ने करी थी। ये एक्सप्लेन करने के लिए ATP आखिरकार बनती कैसे, जहाँ पे उन्होंने क्या समझाया था? प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला पूरा कंसेप्ट सिखाया था। और CF0 CF1 पार्टिकल से क्या होते हैं? ग्रेडियंट की वजह से यहाँ से H+ क्रॉस करते हैं, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। दो तरीक़ों से क्या होती है दो तरीक़ों से H+ क्या होती है स्ट्रोमा में कम होती है, और ह्यूमन में दो तरीक़ों से H+ क्या होती है बढ़ती है। एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से, और दूसरा क्या होता है कि जो प्लास्टोक्विनोल होता है वो H+ दे के जाता है हमको, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रोमा से घटती कैसे है? पहला तो प्लास्टोक्विनोल बनाने की फॉर्मेशन में, और दूसरा क्या होता है? NADPH की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है क्लोरोप्लास्ट में, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, अगर अंदर H+ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे pH क्या होगा? कम होगा। तो ल्यूमेन में H+ ज़्यादा होता है तो pH कम होता है। इतनी बात तो जानते ही हो आप कि pH और H+ का क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि H+ log H+ माइनस log H+ इक्वल टू pH होता है,
केमिस्ट्री के बालक हैं, ठीक है। कीमोऑस्मोसिस में क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन का पंप चाहिए होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए होता है, एटीपीएस मतलब कि एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो एटीपी फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रिडक्शन स्टेप पे हम पूरा पढ़ते हैं, C3C4 साइकिल पढ़ते हैं। C3 साइकिल में क्या थी, 3 स्टेप थी, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, रिडक्शन स्टेप और रीजनरेशन स्टेप। तो रिडक्शन स्टेप पे, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में तो कुछ नहीं होता था, कोई भी चीज़ यूटिलाइज नहीं होती थी। रिडक्शन स्टेप पे क्या होता था, रिडक्शन स्टेप पे 2 ATP यूटिलाइज होती थी और 2 NADH रिक्वायर्ड होता था एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, और 6 CO2 मॉलिक्यूल है तो 12 ATP और 12 NADPH। और रीजनरेशन क्या होती थी, एक ATP ज़रूरत होती थी, एक ATP की ज़रूरत होती थी, एकदम अच्छे से बताया था, 3:2 का रेशो होता है, ठीक है। फॉर CO2 मॉलिक्यूल फॉर ईच CO2 मॉलिक्यूल 2 NADPH और 3 ATP इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 6 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज का बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी साइकिल चलानी पड़ती है, 6 बार साइकिल को चलानी पड़ती है, जहाँ पे 18 ATP बनते हैं, 18 ATP रिक्वायर्ड होती है, 12 NADPH, 3:2 का रेशो है, पहले बता दिया। C3 में प्लांट्स में क्या होगा, सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होगा, ठीक है। फिक्सेशन प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे। और C4 में क्या होता है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दैट इज दी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, मैल्टेट में, फिर वो मैल्टेट जाता है, हमने देखा था प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू मैल्टेट, फिर वहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसका इंडस्ट्री सेल के अंदर, फिर CO2 निकलती है, पायरुविक एसिड में निकलता है, पायरुविक एसिड दोबारा जाता है, कहाँ पे जाता है पायरुविक एसिड दोबारा, मीजोफिल सेल्स में, वो किस में कन्वर्ट होता है, पेप में कन्वर्ट होता है, उसमें कितनी ATP लगती है, 2 ATP लगती है। ये जो CO2 होता है बचा हुआ कहाँ जाता है, वो बंडल सी सेल में कौन सी साइकिल में फंस जाता है, दोबारा से कैल्विन साइकिल में, ठीक है। सारा रिवाइज हो रहा है भाई, ठीक है। C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 को पेप होता है, और C3 प्लांट्स में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 को RUBP होता है। याद आ रहा है ना कि यार इसमें क्या होता है, ये RUBP 5 कार्बन का कीटो शुगर होता है, सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करता है, C4 प्लांट्स में कौन करता है, पेप करता है, और फिर 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, मैल्टेट में। सब कुछ याद करा रही हूँ, सब कहाँ हो रहा होता है, मीजोफिल सेल्स में हो रहा होता है। फिर बंडल सेल्स में क्या होता है, ये CO2 भेजी जाती है। बंडल सेल में CO2 क्यों मतलब कि जो टूटता है कंपाउंड मैल्टेट, वो कहाँ पे टूटेगा, वो बंडल सेल में जाके टूटेगा, क्योंकि वो इम्परवियस है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, वो थिक है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स थोड़ी ना ये क्वालिटीज़ रखता है। अब C4 प्लांट्स में जो पेप्केज होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, मीजोफिल सेल्स में। क्यों मीजोफिल सेल्स में पाया जाएगा, बिकॉज यहीं पे तो क्या हो रहा है भैया, पायरुवेट बन रहा है, सॉरी यहीं पे तो मैल्टेट बन रहा है, यहीं पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। और रुबिस्को कहाँ होगा, बंडल सेल्स में। बंडल सेल में रुबिस्को क्यों, क्योंकि अब बंडल सेल्स के अंदर ही तो क्या हो रही है, वो पूरी C3 साइकिल चल रही है, ठीक है। अब अगेन C4 प्लांट्स में जो CO2 होती है ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में किया जाती है, मैलिक एसिड में या एस्पेटिक एसिड के फॉर्म में। मीजोफिल सेल से कहाँ पहुँचाई जाती है, बंडल सेल्स में। यहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं होती, वो मैलिक एसिड के फॉर्म में पहुँचती है। मैलिक एसिड टूटता है, मैलिक एसिड क्या करता है, टूटता है बंडल सेल में, किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में और पायरुवेट के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं रुबिस्को की एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होती है भैया, मोहब्बत किससे अच्छी होती है, CO2 किससे अच्छी होती है, मगर कभी कभी ऑक्सीजन भी आ जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन और CO2 नियरली इक्वल होते हैं तो किसके लिए एफिनिटी होती है अच्छी, CO2 के लिए, ठीक है। और ये बाइंडिंग क्या होती है, कंपिटिटिव टाइप की होती है भैया, लड़ाई कुश्ती होती है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन टाइप का होता है। तो C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन बाइंड करती है रुबिस्को के साथ, और CO2 का फिक्सेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, इसी को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है शायद। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट्स में क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेशन को CO2 की बढ़ा दे रहे हैं बंडल सेल के अंदर ना, ठीक है। बाय पंपिंग इट, मैंने बताया ना, C4 एसिड के फॉर्म में मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ये होता है किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, और बंडल सेल में पहुंचाया जाता है ये, ठीक है, मैलिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। वहीं पे जाके बंडल सेल में ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, CO2 के अंदर। एग्जाम्पल C4 के पता होनी चाहिए, मेस ऑर्गन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ये नीट 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CO2 का जो सेचुरेशन है C4 प्लांट्स के लिए वो 360 माइक्रोलीटर तक होता है, और C3 प्लांट्स के लिए देख सकते हो 450,
माइक्रोलीटर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। C4 प्लांट्स के लिए कितना होता है, C3 प्लांट्स के लिए कितना होता है। C4 4 आ रहा है तो 4 वाला टर्म नहीं होगा यहाँ पे, और C3 3 वाला टर्म यहाँ पे नहीं होगा, मतलब 456 होगा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है PYQ रिलेटेड। बाकी तो सारे ही पॉइंट्स हमें पॉइंटर्स की फॉर्म में दे रखे, उतनी यूज़फुल नहीं है, बस मैंने PYQ दिखाने के लिए लाया था। ठीक है, कहाँ कहाँ से PYQ होते, कौन सी लाइन से, और मैंने उस टारगेट लिस्ट में भी आराम से दे रखा है कि ये वाले टॉपिक्स कवर कर लो। देखो ज़्यादा PYQ कहाँ से थे, ये फोटो सिस्टम वाले पार्ट से थे। ठीक है, और ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस से थे, क्या पाथवे यहाँ पे तो नहीं था, देखो C3 C4 से थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया है, वो भी इससे रिलेटेड है, लाइट रिएक्शन से रिलेटेड। तो देख लो, खुद देख लो क्या वेटेज है, ठीक है, किस टॉपिक से।